नमस्कार, आवाज एमपीसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एमपीसी उस समय पर जबकि एक ऐसे जंक्चर पर है जहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है गोइंग फॉरवर्ड फैसलों के ऊपर और साथ साथ कमेंट्री को लेकर भी। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर पूरा हो चुका है, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। तो देश में महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन क्रूड की कीमतों में अभी भी उछाल है और बॉन्ड यील्ड में तेजी जो है वो लगातार जारी है। जानकारों के माथे पर बल आ चुकी है। मौजूदा ग्लोबल हालात ने आरबीआई को एक बार फिर से दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आरबीआई इस ब्याज दरों में बदलाव करेगा या नहीं। क्या कच्चे तेल की तेजी से महंगाई बढ़ेगी या क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आने वाली है, और अगर हां तो इसका भारत पर असर क्या होगा। इसी पर आज आवाज एमपीसी में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बैंक ऑफ अमेरिका के एमडी जयेश मेहता, इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर और क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी सर। तो तीनों से ही हम बातचीत करेंगे और जो क्रूशल सवाल है इस जंक्चर पर उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अदिति मैम आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। पहला और फोरमोस्ट जो सवाल है वो यही है कि क्या आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा, और अगर हां तो कितनी। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये पॉलिसी में हमें रेट्स पे एक स्टेटस को दिखने को मिलेगा। जिस तरह से पिछले पॉलिसी के बाद चेंजेस हुए हैं, जो ग्रोथ है वो एमपीसी के एक्सपेक्टेशन से हल्की सी नीचे आई है। इन्फ्लेशन में वेजिटेबल प्राइसेस की वजह से स्पाइक होकर थोड़ी रिलीफ है, और अगले प्रिंट में हमें लगता है कि काफी रिलीफ और सामने आएगी। बट एट द सेम टाइम मॉनसून का काफी अनइवननेस जो हमने देखी है, उससे जो फूड इन्फ्लेशन की आउटलुक है उस पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। और साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस, जैसे आपने कहा, बहुत बढ़ गए हैं अभी तक, क्योंकि रिटेल प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के आया है। और साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस, जैसे आपने कहा, बहुत बढ़ गए हैं अभी तक, क्योंकि रिटेल प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के चेंज नहीं हुए हैं। इसलिए सीपीआई इन्फ्लेशन बहुत हद तक इंसुलेटेड है, बट बाकी इनपुट प्राइसेस का धीरे धीरे ट्रांसमिशन सीपीआई इन्फ्लेशन में हमको दिखेगा। सिचुएशन काफी पेचीदा है। मेरे हिसाब से ओवरऑल एक स्टेटस को रहेगा रेट्स और स्टांस पे, लेकिन कमेंट्री और टोन बहुत ही हॉकिश रहेगी। तो कमेंट्री क्रूशियल है और हॉकिश रहेगी, लेकिन स्टेटस को अदिति मैम मान के चलने की शायद इस एमपीसी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जोशी सर, आप क्या मान रहे हो? क्या जो क्रूड की सिचुएशन है वो कंसर्न तो बनी हुई है, लेकिन क्या आरबीआई इसी एमपीसी में उसको कंसर्न मान लेगी या अभी वेट एंड वॉच मोड में रहेगी? क्या करेगी आरबीआई एमपीसी में? देखिए, हमारा भी यही मानना है कि अभी जो रेट्स और स्टांस है वो एकदम बरकरार रहेगा जैसे पहले था। उसका मुख्य कारण यह है कि पिछली पॉलिसी और इस पॉलिसी के बीच में ग्लोबल एनवायरनमेंट और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट दोनों ही ये इस तरफ फोकस करवा रहे हैं कि आपको इन्फ्लेशन के मामले में कॉशियस रहने की आवश्यकता है। ग्लोबल साइड से हमने देखा है कि फेड जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा एग्रेसिव है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई हैं, तो करेंसी पे भी प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि जो कैपिटल है वो इमर्जिंग मार्केट से यूएस की तरफ जा रहा है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा पिछली बारी के मुकाबले ज्यादा टफ हो गया है। दूसरा, डोमेस्टिक में देखिए, पहला इन्फ्लेशन का शॉक वेजिटेबल से आया, जिसकी वजह से एवरेज इन्फ्लेशन साल की पहले से ज्यादा आएगी। हमारा मानना है कि 5.5% के आसपास आएगी। उसके साथ में जैसे ही वो वेजिटेबल इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रही थी, उस समय ऑयल सडनली बढ़ना शुरू हो गया। तो कच्चा तेल जो है वो उसकी सेंसिटिविटी, इकोनॉमी की सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है, और मॉनसून नॉर्मल से थोड़ा नीचे है। साथ साथ रिजर्वायर लेवल जो है वो करीब 82% है पिछले साल के मुकाबले। तो क्लियरली आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस फूड इन्फ्लेशन की तरफ रहने की जरूरत है, और थोड़ा कॉशन ऑयल की तरफ। तो ये विजिल का टाइम है। मुझे नहीं लगता कि अभी अलार्म बेल्स अभी बज रही हैं ऑयल के लिए, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट अभी भी काफी वीक है, और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण ही ऑयल ज्यादा बढ़ा है। तो इस स्थिति में किस तरह से इन्फ्लेशन प्ले आउट करती है फूड में, और किस तरह से ऑयल के प्रेशर प्ले आउट करते हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आरबीआई एक तरह से वेट एंड वॉच मोड में रहेगा। तो वेट एंड वॉच मोड
ये दूसरा जो एक स्टांस है वो शायद यहाँ पर मेंटेन रहेगा। जयेश सर, आप भी ये मानते हो क्या कि आरबीआई इस बार वेट एंड वॉच मोड रखेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, स्टेटस कोई मेंटेन रहेगा? नहीं, फिलहाल तो नहीं लगता है। फिलहाल अपना एट द एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन अपना कंट्रोल में है, उनका ऑन एंड ऑफ कंट्रोल में है, नहीं है वरीज है, बट अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो अपना रेट अभी बढ़ाने का जरूरत नहीं है। दूसरा एक जो पॉजिटिव हो गया है करेंसी के लिए कि अभी नहीं बट जनवरी फरवरी से आपको फ्लो आना चालू हो जाएगा बॉन्ड इंडेक्स का, सो करेंसी उसके बाद भी सपोर्टेड रहेगी। तो अभी क्या है कि करेंसी के कारण अगर आपको रेट नहीं बढ़ाना है, और अपना देश में एक्चुअली करेंसी से ज्यादा रेट से करेंसी पे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एक पुराना मिथ है अपना देश में कि बेसिकली अपने आज तक जो फ्लो है ना, अभी मे बी अगले साल इंडेक्स के बाद चेंज हो जाएगा, बट अभी तक क्या है अपना इनफ्लोज जो है वो इक्विटी रिलेटेड इनफ्लोज है। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो वो इक्विटी के लिए खराब है, राइट, और इंटरेस्ट रेट घटाते हो तो इक्विटी के लिए अच्छा है। तो वो एक है, बट ऑफ कोर्स 5% यूएस यील्ड आज किसी ने देखा नहीं है लास्ट 20-25 साल में, 20 साल में, मतलब 2005-6 में था। तो वो हिसाब से मेरे को वो फर्क नहीं लगता है कि उन्होंने बढ़ाया तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा। उनका प्रॉब्लम है, उनका जेन्युइन इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। सो वो हिसाब से पॉलिसी पॉज रहेगा। जनरल ऑफ कोर्स नेचुरली हॉकिशनेस, थोड़ा हॉकिश पॉज रहेगा, तो हॉकिशनेस रहेगा, अकोमोडेटिव स्टांस नहीं निकलेगा। सो सेम एज लास्ट टाइम विल कंटिन्यू। तो ये है, मतलब नो चेंज इन पॉलिसी रहेगी। तो जयेश सर, अगर जो हॉकिश स्टांस रहेगा लेकिन पॉलिसी स्टेटस को रहेगी, तो क्या क्रूड का जो कंसर्न है, जो कि इंडियन इकोनॉमी में सो फार एक कंसर्न के तौर पे देखा जा रहा है, इससे इन्फ्लेशन के जो टारगेट्स है उसके अंदर कुछ फेरबदल आता हुआ दिखाई पड़ेगा क्या? देखिए, महंगाई का गणित एटलीस्ट इलेक्शन तक तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमने 105 भी पहले देखा है मतलब करीब एक लास्ट साल में, तो 105 भी देखा है। तो 105 में भी हमने रिटेल प्राइस नहीं बढ़ाया था, तो रिटेल प्राइस नहीं बढ़ेगा। हाँ, वो गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा टैक्स मिलता था और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था वो कम हो जाएगा। तो फिस्कल में थोड़ा जो उम्मीद था कि फिस्कल थोड़ा कम हो जाएगा, वो कम नहीं होगा, बट उसके कारण रिटेल प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन विल बी म्यूटेड रहेगा, बट विल बी म्यूटेड। सो वो हिसाब से कोई अभी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अभी ऐसा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स, और ये पॉलिसी तो बहुत नजदीक है, बट एज आई सेड अपने जब शुरू स्टार्ट किए तभी ये थोड़ा नेक्स्ट ईयर मेरे को थोड़ा वरीसम लग रहा है, बिकॉज अभी क्या है 120 के ऊपर ना सस्टेनेबल वो किसी को मतलब आइडिया ही नहीं है कि हाउ विल द वर्ल्ड बिहेव, और वो हो सकता है बिकॉज अभी क्या है जो ट्रांजिशन हो रहा है ग्लोबली टू क्लीनर एनर्जी, उसके कारण नया कैपेसिटी आ नहीं रहा है। क्लीनर एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट इनफ, और ये जो लोगों का 2030 का टारगेट और वो सब है, तो ये थोड़ा डिस्ट्रप्टिव चेंज होगा। अभी वो कितने साल लगेगा, क्या लगेगा, नहीं पता है। वो तो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो जोशी सर, आप भी यही मान रहे हो क्या कि जो क्रूड की सिचुएशन है, ये आरबीआई का ऑलरेडी डिसाइडेड इन्फ्लेशन का टारगेट उसको डिसरप्ट कर सकता है? क्या कुछ टारगेट रिवीजन क्रूड के मद्देनजर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, या मॉनसून इसको सपोर्ट कर जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, जहां तक क्रूड का सवाल है वो किस लेवल पे पहुंचेगा और कितनी देर रहेगा, ये कह पाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। जहां तक डिमांड का सवाल है, ग्लोबल इकोनॉमी में इस साल से मुकाबले अगले साल थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, खासकर एडवांस्ड इकोनॉमीज में, और उसकी वजह तो डिमांड जो है वो ऑयल प्राइसेस के पीछे नहीं है, पर जो जियोपॉलिटिक्स है, जैसे कि अभी जो ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं वो सप्लाई कट्स जो सऊदी अरेबिया और रशिया वगैरह के थे उन वजह से बढ़े। तो इस स्थिति में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना कि ऑयल कहाँ जाके स्टेबलाइज करेगा। तो ये तो हमारे लिए एक फिंगर्स क्रॉस्ड वाली बात है। हाँ, जहां तक अगर ऑयल बढ़ता है और सस्टेन रहता है 100 से ऊपर, तब इसका असर, जैसा कि जयेश जी कह रहे थे, इसका असर आपका इन्फ्लेशन पे भी दिखाई देगा। अगर आप इन्फ्लेशन पे असर कम करने की कोशिश करोगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $10
पर बैरल अगर ऑयल का दाम बढ़ता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट करीब टू जीडीपी जो है वो 40 बेसिस पॉइंट ऊपर चले जाता है। उसी तरह से जीडीपी ग्रोथ के लिए भी ये नेगेटिव है। तो इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं। अभी अलार्म होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है, पर ये हाँ इस तरफ जैसे गवर्नर साहब कहते हैं अर्जुना's eyes, so I think you have to keep focus on what happens on the crude oil front, क्योंकि हम मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज हैं हमारी क्रूड के लिए। और जहां तक फूड इन्फ्लेशन का सवाल है, कुछ हद तक वो नीचे आ रही है और हमारा मानना यह है कि सेकेंड हाफ में ओवरऑल इन्फ्लेशन करीब 5.4-5.5% के आसपास रहेगी। जो सेकेंड क्वार्टर में जो उछाल देखा था वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। पर जैसा मैंने कहा कि खरीफ के लिए थोड़ा कुछ क्रॉप्स के लिए रिस्क है और रबी के लिए, क्योंकि रबी इरिगेशन पे डिपेंड करता है और हमारा जो रिजर्वायर लेवल है वो पिछले साल के मुकाबले काफी नीचे है, तो इस वजह से कुछ असर पड़ सकता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ऑयल का और फूड का, ये अभी तक कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में है, तो एक ये अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। क्रूड फ्यूल इन्फ्लेशन भी नीचे थी पर अब थोड़ा सा उसका रिस्क बढ़ गया है। फूड तो सबसे ज्यादा सप्लाई साइड प्रेशर फूड से ही था। तो अदिति मैम, आप भी ये मान रहे हो कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा आ सकता है इन्फ्लेशन फ्रंट पर, क्योंकि ये बात सही है कि रिजर्वोयर लेवल नीचे हैं लेकिन मॉनसून का नंबर उतना खराब नहीं जितना एल नीनो की बातचीत पहले हो रही थी। सो सितंबर में पिकअप कर गए और बाकी चीजें बेटर हो गई। तो कितना हद तक इसका इम्पैक्ट हम काउंट कर लें ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर? देखिए, अगर मॉनसून को देखें तो मेन प्रॉब्लम है कि अगस्त में रेनफॉल बहुत ही कम थी और उसका इम्पैक्ट यील्ड्स पे आएगा। नेसेसरीली सितंबर में रेनफॉल होना, यस ऑफ कोर्स वो रिलीफ तो है कि वो बारिशें जो सितंबर में हुई उस लेवल तक वो आ गई, लेकिन क्या हद तक वो अगस्त के डेफिसिट को यील्ड टर्म्स में ऑफसेट कर पाएंगी वो अभी देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि इस बार की जो सोइंग है वो अक्रॉस द क्रॉप्स अनइवन है और पल्सेस, ऑयल सीड्स और कॉटन में पिछले साल से कम बुआई हुई है। ये डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी इम्प्लीकेशंस रखते हैं कि इन क्रॉप्स में पिछले साल के मुकाबले सोइंग कम हुई है। बट एमपीसी का ज्यादा फोकस मुझे लगता है डिमांड कंडीशंस, डिमांड लेड इन्फ्लेशन और ट्रांसमिशन टू कोर की तरफ होगा। सिर्फ फूड इन्फ्लेशन जो मॉनसून खराब होने की वजह से, एक्सोजेनस फैक्टर की वजह से या क्योंकि ग्लोबल सप्लाई डिमांड की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, मुझे लगता है अगर इन दोनों का आगे जाकर ट्रांसमिशन कोर में होगा तब ही एमपीसी उसकी वजह से रेट को हाइक करेगी, रिपो रेट को। सिर्फ फूड इन्फ्लेशन का क्या कहते हैं नॉन जनरलाइज्ड इम्पैक्ट या क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि एमपीसी रेट्स को चेंज करेगी। और इन एनी केस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा फास्ट और लार्जर इम्पैक्ट डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन पे होता है, ना कि सीपीआई पे, क्योंकि सीपीआई में लगभग आधा वेटेज फूड का है और 1/4 सर्विसेज का है। तो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनका वेट ही सीपीआई में लगभग 25% के आसपास होता है, वेरएज डब्ल्यूपीआई में वो बहुत ज्यादा है। तो हम हर साइकिल में ये देखते हैं कि डब्ल्यूपीआई ज्यादा क्विकली हमको ट्रांसमिशन दिखता है इनपुट प्राइसेस का, और वहां पे वॉलेटिलिटी सीपीआई के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से अभी इट्स टू अर्ली फॉर द एमपीसी टू टेक अ रेट डिसीजन बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, बट यस उनकी टोन में बहुत हॉकिशनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये सारे जो इन्फ्लेशन रिस्क्स हैं वो उनको पूरी तरह से हाईलाइट करेंगे। तो अदिति मैम, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर के बाद जो तीसरा क्रूशियल फैक्टर मार्केट इस समय देख रहा है या समझना चाह रहा है वो है ग्लोबल टर्मोइल, स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स। वहां पर मंदी की बातचीत और एक्सटेंड हो रही है, जैसे जैसे वहां के नंबर्स आ रहे हैं, यील्ड्स भी ये चीज रिफ्लेक्ट कर रही है कुछ कुछ। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? क्या इसका भी कुछ इम्पैक्ट रहेगा क्या इंडियन मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी पे? कैसे इसे एमपीसी देखेगा? देखिए, मेरे हिसाब से अभी तो मेन फोकस एमपीसी का अपने डोमेस्टिक ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स होंगे। जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ
जो पहले क्वार्टर में 7.8% थी वो सेकंड क्वार्टर में बेस नॉर्मलाइजेशन से थोड़ी और कम होगी। और सेकंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल में जो फैक्टर्स हैं जैसे कि मॉनसून की हमने ऑलरेडी बातचीत करी, या फिर जो कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो मार्जिन्स पे दिखना शुरू हो जाएगा। हमें तो ये भी लगता है कि जैसे जैसे हम इलेक्शंस के पास पहुंचेंगे वैसे वैसे कैपेक्स की पेस जो है वो धीमी होती जाएगी। तो फ्रंट लोडेड कैपेक्स है इस साल जो H1 के नंबर्स को सपोर्ट करेगा, लेकिन H2 में ग्रोथ सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिकली थोड़ी इस फैक्टर की वजह से स्लो डाउन हो जाएगी। जो टोटल इम्पैक्ट है मॉनेटरी टाइटनिंग का लैग्ड इम्पैक्ट वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स ही हैं जो ग्रोथ को सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाफ से नीचा लेके आएंगे। एंड आई थिंक ये बात एमपीसी अपने फोर फ्रंट में तो नहीं, आई थिंक अभी भी इन्फ्लेशन विल बी सेंट्रल, बट ग्रोथ जो अभी तक थोड़ा ज्यादा हमको सैंग्विन प्रिंट्स दिख रहे थे, स्पेशली जिस तरह से हमने Q1 का प्रिंट देखा, वो आगे जाकर इतने अच्छे नहीं दिखेंगे बेस इफेक्ट चले जाने की वजह से, और साथ ही साथ ये जो सब मैंने फैक्टर्स अभी बताए हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे तो है ही, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है बहुत महीनों से, और जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है उनकी पेस ऑफ ग्रोथ कम हो गई है। तो ग्लोबल फैक्टर्स इस चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होंगे। अगर ग्लोबल इकोनॉमी इतनी स्लो डाउन होती है कि कमोडिटी प्राइसेस वापस करेक्ट होकर नीचे आ जाते हैं तो वो एक थोड़ा बहुत ऑफसेटिंग फैक्टर रहेगा। जो इंडिया जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंट हमारा जिस तरह से ट्रेड है, वी आर हेविली कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री, तो वो फिर थोड़ा सा ऑफसेट होके जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सेट्रा वहां पे एक ज्यादा बेहतर आउटलुक निकल आएगी। तो ये ऑफसेटिंग फैक्टर्स हो जाएंगे। चलिए, तो कोर फैक्टर लेकिन ग्रोथ और इन्फ्लेशन जिसके ऊपर एमपीसी मेजरली बात करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आगे भी हम बातचीत करते हैं जयेश सर से भी और जोशी सर से भी इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को लेकर। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और अमेरिकन सिचुएशन का इंडियन इम्प्लीकेशन कैसा रहेगा इससे बातचीत होती है छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं आवाज की खास पेशकश आवाज एमपीसी, स्पेशली उस सिनेरियो में जबकि इन्फ्लेशन थोड़ा हायर साइड पर है और क्रूड वापस $90 की रेंज में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हम बातचीत कर रहे हैं हमारे 3 जानकारों से। जयेश मेहता हमारे साथ मौजूद है, अदिति नायर हैं और डीके जोशी सर हमारे साथ बने हुए हैं। तो जोशी सर, जो सवाल मैंने अदिति मैम से पूछा था वही आपसे पूछूंगा, ये क्या जो अमेरिकन क्राइसिस है ये इंडियन पर्सपेक्टिव में सीवियर है? और अगर सीवियर, क्योंकि हम मेजर एक्सपोर्टर है वहाँ पर स्पेशली सर्विसेज और फार्मा को लेके, तो क्या एमपीसी जो अपनी मीटिंग में इसको कहीं डिस्कस करने वाला है या कहीं हम सुनेंगे इसके बारे में भी कुछ? देखिए, ग्लोबल फैक्टर्स जो है वो आरबीआई पॉलिसी को इन्फ्लुएंस तो करते हैं, बट पॉलिसी जो बनाई जाती है वो लार्जली डोमेस्टिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। और जहां तक यूएस का सवाल है, वहां पे एस&पी ग्लोबल का मानना ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग रहेगी। इस साल के लिए 2023 के लिए 2.3% जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है, जो कि काफी स्ट्रांग है, और अगले साल के लिए 1.3% है। तो अभी जो मॉनेटरी, अभी तक जो यूएस इकोनॉमी की जो प्रोजेक्शंस थी उनसे कहीं ज्यादा अच्छा इकोनॉमी ने परफॉर्म किया, काफी रेजिलेंट रही है। पर अब आखिरकार वो इंटरेस्ट रेट हाइक्स का असर दिखाई देगा चलते हुए, तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा। कितना स्लो डाउन आएगा ये कह पाना अभी एग्जैक्टली प्रिसाइजली मुश्किल है। रिसेशन की प्रोबेबिलिटी काफी लो है, पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम चल रहे हैं। तो अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता है तो कोई ज्यादा शॉक नहीं है। एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली स्लो डाउन होंगे। हमारे 15-16% जो हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस को जाते हैं, और अभी तक यूएस एक्सपोर्ट्स ने सपोर्ट किया है। हमारे एक्सपोर्ट्स एशिया जो कि काफी स्ट्रांग ग्रोथ है, वहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स काफी कमजोर हैं। तो यूएस और यूरोप में रिलेटिवली ज्यादा रेजिलिएंट रहे। तो यूएस का ही स्लो, आई थिंक यूरोप का स्लो डाउन है वो ज्यादा हमें असर करेगा, क्योंकि वो ज्यादा डीप है और ज्यादा सस्टेन रहेगा लोअर ग्रोथ रेट पे। तो ये दोनों मिला के कुल यूएस और यूरोप मिला के करीब 30-33% के करीब एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ जाते हैं, और तो हमारा उसका असर बिल्कुल हमारे एक्सपोर्ट्स पे धीरे धीरे दिखाई देगा। पर अभी कोई
शार्प स्लो डाउन की बात यूएस में नहीं चल रही है। हम एटलीस्ट हमारा हाउस व्यू तो यही है कि एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अदिति मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जयेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। तो तीनों ही जानकारों का मानना है कि एक स्टेटस को इस बार मेंटेन रहेगा, लेकिन ग्रोथ, इन्फ्लेशन और ग्लोबल टर्मोइल्स, इसके ऊपर एक चर्चा जरूर हो सकती है। तो ये कमेंट्री पार्ट क्रूशियल रहेगा, लेकिन ब्याज दरों के अंदर कोई खास बदलाव की उम्मीद तीनों जानकार नहीं लगाकर चल रहे हैं। फिलहाल इस एमपीसी में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहे हैं।